अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदैस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ। बहुत सारी खबरें हैं, गर्मा गर्म खबरें हैं हमारे पास इस वक्त, उसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रूनुमा होने वाले जितने भी वाक़यात हैं उसके ऊपर जितनी भी बात की जाए मेरे ख्याल से कम है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इकनॉमिक लिहाज से भी, अंदरूनी मामला भी, सियासी मामला भी, ऐसी चीज़ें इस वक्त रूनुमा हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर जिसके ऊपर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बात करना ज़रूरी है। हम इस प्रोग्राम के अंदर आपको हक़ाइक़ कुछ बताने की कोशिश करेंगे, कुछ बताएंगे अपने आज के इस प्रोग्राम के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त क्या जो है वो किस रुख की तरफ जा रही है, क्या जो है वो लाएअमल जो है हुकूमत की जानिब से जो है वो लिया जा रहा है। ये तमाम तर चीज़ें आपको जानना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जाहिर सी बात है कुछ अपडेट्स भी हैं गवर्नमेंट के हवाले से भी, CCI के हवाले से भी कुछ बड़ी एक अहम तरीन खबर हमारे पास ये है कि जो कॉमन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसकी में जो मेंबर एक वजारत ख़जाना की तरफ से मेंबर ऐड हुआ था, बल्कि जो वजारत ख़जाना के जो मिनिस्टर होते थे वही इसके मेंबर होते थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो है वो वजारत ख़जाना को उसमें से माइनस करके वजारत ख़ारजा को बेसिकली ऐड किया गया है। लेकिन अगर मैं सादे लफ्ज़ों में अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो बेसिकली औरंगज़ेब साहब को जो है वो बाहर करके डार साहब को जो है इसके अंदर शामिल किया गया। क्या वजूहत हो सकती हैं? इससे पहले जिस तरह से इरसा का चेयरमैन जो है वो सिंध हुकूमत की सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि सिंध पीपल्स पार्टी के कहने के ऊपर तब्दील किया गया, शहबाज शरीफ के ऊपर तनकीद हुई, जाहिर सी बात है इसके ऊपर कि शायद आपने यू टर्न ले लिया, आप इतने कमज़ोर वज़ीर आज़म में आप अपना एक इरसा का चेयरमैन भी लगा सकते। जाहिर सी बात है जो डेमोक्रेसी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करने पड़ते हैं, वो रिक्वायरमेंट होती है डेमोक्रेसी की। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें हम ये बात कर सकेंगे शायद शहबाज शरीफ किसी दबाव में आ गए, कबल अज़ वक्त ये कहना दबाव में आ गए। लेकिन शहबाज शरीफ का भी बयान है इस तरह का, उसके ऊपर भी हम प्रोग्राम के अंदर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे CCI की, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर जिस तरीके से तब्दीली की गई है। लेकिन जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसके अंदर जो चेयरमैन होते थे वो प्राइम मिनिस्टर खुद होते थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो आप कह सकते हैं कि ECC की जो चेयरमैनशिप है वो प्राइम मिनिस्टर ने खुद विड्रॉ की। उसके ऊपर भी वज़ीर आज़म के ऊपर तनकीद की गई कि आपने किस तरीके से चेयरमैनशिप, जो हमेशा से प्राइम मिनिस्टर इस कमेटी को चेयर करते थे, आपने कैसे औरंगज़ेब साहब को जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उसके हवाले से उनको क्यों आपने चेयरमैनशिप दे दी, इसके ऊपर भी तनकीद की गई। जाहिर सी बात है इकोनॉमिक के मामला में भी हो सकता है कि ज़्यादातर पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो नॉर्म्स चेंज हो चुके हैं। जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उसके अंदर ताल्लुकात ज़्यादा मैटर करते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो बेसिस हैं आपके गवर्नमेंट के, जो गवर्नेंस के, वो इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी को लेके जाहिर सी बात है एक्सटर्नल अफेयर्स को ज़्यादा मैटर्स जो हैंडल करने पड़ते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स को लेके। लेकिन जो हमारे मिनिस्टर ऑफ जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उनको भी इन तमाम तर चीज़ों को देखना पड़ता है। ताल्लुकात के हवाले से भी, अगर आप IMF के हवाले से भी, अभी आने वाले वक्त के अंदर IMF और वर्ल्ड बैंक का भी एक इजलास मुनक़्क़द होने जा रहा है, उसके अंदर एक बड़े प्रोग्राम के अंदर जाने वाले हैं। हमारे जो फेडरल मिनिस्टर साहब का भी आज इस हवाले से बयान आया है। ये बड़ी अहम चीज़ हैं। इसमें शहबाज शरीफ साहब का जो है ना एक बड़ा अहम बयान है, उसके ऊपर मैं ज़रूर जो है ना बात करना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा है कि किसी किस्म का भी कोई दबाव अंदरूनी हो या बैरूनी हो, मईशत के हवाले से हम किसी किस्म का भी दबाव इसमें जो है ना, और किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग के हवाले से भी उन्होंने एक बात की कि हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये क्या ज़रूरत पड़ी शहबाज शरीफ को ये बात करने की, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। जाहिर सी बात है शहबाज साहब जो है वो एक PDM2 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक आप कह सकते हैं कोलिशन गवर्नमेंट तो चला रहे हैं, और इसके अंदर तमाम सियासी जमातें जो हैं किसी को भी जो है मैंडेट नहीं मिला। तो शायद ये वजह भी हो सकती है कि शहबाज साहब जो हैं वो इस तरह की उनको बात करने की ज़रूरत पड़ गई। उन्होंने आज कहा कि माशी मामलात के अंदर मैं किसी किस्म का भी दबाव जो है ना वो कबूल नहीं करूँगा। क्या उनको किसी किस्म का कोई दबाव आ रहा है? ये आप समझ सकते हैं कि जिस तरह इरसा का चेयरमैन तब्दील करना उनको पड़ गया, फिर अभी आप देखें कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की चेयरमैनशिप उनको विड्रॉ करनी पड़ गई। फिर अभी एकदम ये एक बड़ा चेंज आया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो ECCI के जो मेंबर हैं उसको वजारत ख़जाना से शिफ्ट करके उसको वजारत ख़ारजा को दे दिया गया, या औरंगज़ेब से लेके डार साहब को दे दिया गया। क्या अंदरूनी मैटर्स में शहबाज साहब अपने कंट्रोल को जो है वो दोबारा से गेन करने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक बड़े मामलात हैं। ज़ाहिर सी बात है इकोनॉमिक काउंसिल कमेटी के अंदर प्राइवेटाइजेशन के मामलात होंगे, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, कर्ज़ों के मामलात होंगे, NFC अवार्ड्स के मामलात होंगे। तो उसमें फिर शहबाज साहब फुल कंट्रोल अपना रखेंगे। अगर मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं अगर वो इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर आते हैं और NFC अवार्ड्स हैं या बाकी प्राइवेटाइजेशन के मामलात हैं उसके अंदर अगर वो अपनी राय शामिल करना चाहते हैं या उसके अंदर किसी किस्म की इत्तफाक़ राय पैदा नहीं हो सकता, ज़ाहिर सी बात है आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान को परेशानी तो होगी। लेकिन अभी जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं उन्होंने भी कहा कि हम एक बड़े प्रोग्राम के अंदर जाने वाले हैं IMF के,
आज हमारी ज़्यादातर खबरें इकॉनमी के हवाले से ही होंगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का बूम हमें देखने में आ रहा है। ब्लूमबर्ग की तरफ से भी बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। IMF के बड़े प्रोग्राम में जाने की तैयारियों की खबरों के बाद शायद हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या बैरून मुल्क इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी कुछ एतमाद बहाल हो रहा है। जाहिर सी बात है, $60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट एक दिन में आज स्टॉक मार्केट के अंदर हुई है, और ये जाहिर सी बात है बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स का एतमाद मेरे ख्याल से बहाल होना शुरू हो गया है। और IMF की तरफ से भी जिस तरह की पाकिस्तान के बारे में मुस्बत खबरें और मुस्बत ख्यालात दिखाए जा रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF की जानिब से रिपोर्ट, बल्कि आज ब्लूमबर्ग के हवाले से भी मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ा था। ब्लूमबर्ग ने भी कहा कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उनकी तरफ से इस्लाहात की ख्वाहिश बड़ी फ़ायदेमंद होगी पाकिस्तान के लिए, और जिस तरीके से ये गवर्नमेंट एक दुरुस्त सिमत की तरफ जा रही है, मेरे ख्याल से ये भी पाकिस्तान के आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के माशी मामलात को बेहतर करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताता चलूँ कि आम इंसान को भी इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये खबरें कहने के लिहाज से तो बहुत अच्छी हैं। मेरी कुछ अरसे पहले एक माहिर मईशत से बात हो रही थी, उनके सामने भी मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहा था। वो कहते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो माशी इंडिकेटर्स हैं वो मुस्बत हैं, और जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो जिस तरीके से पाकिस्तान को पहले नेगेटिव रेटिंग्स दे रहे थे वो पॉजिटिव रेटिंग्स दे रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, ये चीज़ें कब तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स के तहत पाकिस्तान के जो एक लेमन है, पाकिस्तान का जो एक निचला तबका है, पाकिस्तान में जो गुर्बत में पिसा हुआ एक तबका है, वो कब तक तबका जो है कब तक उसके ऊपर इसके असरात आएंगे, ये एक बड़ी जो है ना इम्पॉर्टेंट बात है। अगर हम महंगाई के हवाले से बात देखें, अगर हम गैस और बिजली के बिलों के हवाले से बात करें, तो आपको कोई अच्छी खबरें नज़र नहीं आएंगी। बल्कि अगर आप आवाम में जाएंगे और आवाम में जाके बिजली और गैस के बिलों के हवाले से अगर बात करेंगे, तो हमारे जो ट्रांसमिशंस होती हैं, हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, ख़ासतौर पे जो लाइव ट्रांसमिशंस मेन स्ट्रीम मीडिया होते हैं, वो उसको चला भी नहीं पाते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अच्छे अल्फाजों में हुकूमत को जो है ना उन इंटरव्यूज़ के अंदर याद नहीं किया जाता आवाम की तरफ से, तो बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों के ऊपर बातचीत करना। कब तक ये जो मुस्बत बातें हैं, मुस्बत खबरें हैं मईशत के हवाले से, ये कब आवाम के ऊपर असरअंदाज होंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, टाइम लगता है चीज़ों को, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही, बल्कि ख़राब हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। अगर मैं पिछले एक दो सालों की बात करूं, जिस तरीके से आपके ज़र मुबादला में कमी आई है, बल्कि आपके फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स में किस तरह से कमी आई है। अच्छा, फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के हवाले से भी ये खबर है, और वो ख़बर मैं आपके साथ शामिल करता चलूँ कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा तकरीबन 3 साल के बाद रिकॉर्ड इजाफा जो है वो ज़र मुबादला के अंदर भी देखा गया, फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के अंदर में देखा गया। तकरीबन $13 अरब जो है वो आपके फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो हैं वो क्रॉस कर चुके हैं। अभी $60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक मार्केट के अंदर। फिर स्टॉक मार्केट के हवाले से आज औरंगज़ेब जो हैं, मोहम्मद औरंगज़ेब, हमारे वज़ीर ख़जाना, वो वहाँ पर मौजूद थे। तकरीब से उन्होंने ख़िताब भी किया। उन्होंने कहा कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो $9 अरब तक भी जा चुकी थी। एक वक्त था कि हमारी स्टॉक मार्केट में $9 अरब की जो इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन आज $1 अरब की। तो हमारी कैपेसिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं 2016 से 2018 के टेन्योर के मुताबिक, तकरीबन $24 बिलियन पे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स खड़े थे। आज अगर $13 बिलियन पे खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट डॉलर के ऊपर भी है, और डॉलर के इफेक्ट की वजह से सारी महंगाई है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ये प्राइसेस के अंदर जो है इजाफा हो चुका है। आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से देख लें, आप अपने रोज़मर्रा की अशिया के हवाले से देख लें, तो हर चीज़ ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल कीमत में जा चुकी है। तो उसका जाहिर सी बात है इफेक्ट जो है वो सारा डॉलर के हवाले से। जब डॉलर $100 का था, आज डॉलर $178 का है, तो उसमें फ़र्क तो है। जब तक आपके रिजर्व्स, और ये चीज़ें कौम सुनना चाहती है, ये जाहिर सी बात है लोगों के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि लोग शायद समझते हैं कि शायद आज जो प्राइसेस हैं चीज़ों की, जो कल 20,000 की वो चीज़ थी वो आज ₹1,00,000 की है। गाड़ियों की कीमतें ले लें, आप मोबाइल फ़ोन्स की ले लें, आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, या आपकी जो आटा दाल चीनी है, ₹200 किलो आटा, ₹190 किलो आटा है, ये ₹30-35 किलो हुआ करता था। तो लोगों के जहनों में ये सवाल है कि ये चीज़ मज़ीद इसमें इजाफा होगा, ये चीज़ें वैसे वापस अपनी असल कीमत में आएंगी। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि शायद ये पाकिस्तान की जो इस वक्त ये इकॉनमी है, ये रियल इकॉनमी नहीं है। हम इस वक्त जैसी बात है इन्फ्लेशन के अंदर से गुजर रहे हैं, और हम इस वक्त जो है वो डॉलर की शॉर्टेज के अंदर से गुजर रहे हैं, तो ये शायद टेम्पररी हो सकती हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से ज़रा सी भी किसी किस्म की कोई बेहतरी लाई जा सके इकॉनमी के अंदर, या अगर आप अपने फॉरेन रिजर्व्स में इजाफा कर सकें, या अब बैरून मुल्क के जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी भी $8 अरब की कैपेसिटी मौजूद है हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर। इससे हम इजाफा भी कर सकते हैं, इसको आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, इसको आप $10-15 बिलियन तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन $9 बिलियन तो हमने टच किया हुआ है। तो अगर वहाँ तक भी अगर आप लेके जाएँ स्टॉक मार्केट को,
अगर बेहतर माशी पॉलिसी या आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के मामलात हैं या स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये बड़ी ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर इसको भी अगर आप कायम दायम रखें तो मेरे ख्याल से आप बहुत जल्द 20-25 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स में तक जा सकते हैं। उसके बाद आप 200 का जो 200 या 180 तक डॉलर को आप बड़ी जल्दी लेकर आ सकते हैं। ये वो बातें हैं जो पॉसिबल हैं। मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कहूँगा कि शायद ये ख्याली बातें हैं या अफसानवी बातें हैं। आप ये सब कुछ कर सकते हैं अगर आपकी नीयत अच्छी हो, अगर आपका ट्रैक अच्छा हो, अगर आपकी नीयत अच्छी हो, आप सही रास्ते पे चल रहे हो। फैसले जो है ना आपको बेहतर लेने होंगे। चलें, पॉलिटिकल सिचुएशन में आपको लग सकता है कि शायद स्टेबिलिटी है, अपोजिशन उस तरीके से रिएक्ट करती हुई नज़र नहीं आ रही, सड़कों पे उस तरह से एहतजाज करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कुछ मामलात हैं, अंदरूनी मामलात हैं, ये चलते रहेंगे। ये जब तक पाकिस्तान क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला कायम व दायम है, तब तक तो ये मामलात आपके चलते रहेंगे। ये ख़त व ख़ताबत, ये इल्ज़ामात, ये फ़लाँ के ऊपर इल्ज़ाम लग गए, फ़लाँ के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए, किसी ने कोई बड़ा लेटर जारी कर दिया, कभी कमिश्नर रावलपिंडी आ गए, उन्होंने आके एकदम बयान दे दिया कि मुझसे धांधली करवाई गई, बाद में उन्होंने यूटर्न ले लिया। जैसे ये चीज़ें पहले भी चलती आ रही थी, माजी में भी, ये अभी भी चलती रहेंगी। बट अब लार्जर पिक्चर में अगर देखें तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ साथ आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जिस तरीके से डेफिनेटली अभी जो अलीमीन गंडापुर साहब हैं, KPK की तरफ से थोड़ी सी हमें एक अनस्टेबिलिटी की हवा चल पड़ी थी जब ये इलेक्शंस रूनुमा हुए। हमें लग रहा था कि शायद एक सूबा सही तरह से सपोर्ट नहीं करेगा या वो कोऑर्डिनेशन में नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा शायद दुनिया में एक इनस्टेबिलिटी की पिक्चर जाती हुई नज़र आएगी। लेकिन जिस तरीके से अलीमीन गंडापुर ने एक पॉजिटिव जेस्चर पेश किया, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, फिर अभी उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की और जिस तरीके से गर्म जोशी से मुलाकात की, एक तो होता है हैंड शेक करना, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गले मिलकर मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की तो इसके ऊपर ट्रोलिंग भी हुई, जाहिर सी बात है। PTI के लोगों ने बहुत गालम गलोच भी की अलीमीन गंडापुर साहब के ऊपर। तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि शायद आपको, अब जैसे शेर अफजल मरवत साहब ने भी ये बात की थी कि आपको अपनी जो सोशल मीडिया की टीम है उसको प्रोपेगेंडे से दूर रखना होगा और सोशल मीडिया को दुरुस्त समत में लेके जाना होगा। उसके बाद फिर शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर भी ट्रोलिंग शुरू हो गई उन्हीं की जमात की जानिब से। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की मईशत के साथ जुड़ी हुई हैं। इनको अगर मैं लिंक कर रहा हूँ साथ इन चीज़ों को, जैसे तमाम सूबों के आपस में कोऑर्डिनेशन है, किसी किस्म की आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र नहीं आ रही, फैसलों के अंदर थोड़ी बहुत आपको चीज़ें ऊपर नीचे नज़र आ रही होंगी, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की बेहतरी की ही पिक्चर पेश कर रही है। जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो ऑपरेशंस कर रही हैं, एक कामयाबी हासिल हो रही हैं, दहशतगर्दी के मामला में भी आपको कामयाबी बड़ी तादाद में हासिल हो रही हैं। लेकिन अभी एक अफसोसनाक वाक़या भी हुआ चीनी बाशिंदों के हलाकत का, लेकिन जाहिर सी बात है इसके ऊपर एक लार्जर एक सिक्योरिटी कमेटी भी बुलाई गई, उसके अंदर डिस्कस भी हुआ ये सारी चीज़ों को। एक बड़े एक्शंस के हवाले से भी मामला तय हुए कि हमने किस लेवल के ऊपर जाके एक्शंस लेने हैं। जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी डायरेक्शंस को जो है ना वो तय करती हैं कि अब आपने किस लेवल पे जाके या किस नौयत पे जाके कार्रवाइयाँ भी करनी है और किस लेवल पे जाके अपने पाकिस्तान के लिए काम भी करना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जाहिर सी बातें साथ साथ इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारी खबरें और भी हैं। आज का प्रोग्राम हमारा ज़्यादातर कोशिश हम यही करेंगे कि आपको हालात हाज़रा के हवाले से बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात क्या हैं, मामलात क्या हैं, क्या चीज़ें करने वाली हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं इस मुल्क के अंदर। और कोशिश यही करेंगे कि जो पॉजिटिव पिक्चर है वो पेश करने की कोशिश करें। लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इन्वेस्टर्स और अगर हमारे कुछ बिज़नेस कम्युनिटी भी प्रोग्राम अगर देख रही हो तो उनके लिए भी हम किसी किस्म की कोई उम्मीद की किरण जगा सकें। नेगेटिव जो हैं वो खबरें बहुत ज़्यादा डिस्कस ऑलरेडी होती हैं। लोग कोशिश यही करते हैं कि किसी तरीके से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट निकाला जाए किसी भी फैसले का, चाहे आप CCI के मेंबर के हवाले से भी अगर हम देखा जाए या आप जो ECI उस ECI के ECC के हवाले से भी अगर देखा जाए तो खबरें तो जाहिर सी बात है आप कोई ना कोई बीच में से आप एक बेहतरीन किस्म का लुच निकाल के उसको फ्राई कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि चीज़ों को अगर रैशनल लेवल पे रैशनल होकर देखें तो मेरे ख्याल से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि वाकई अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और बैनुल-अक़वामी इदारे अगर पाकिस्तान को पॉजिटिव रेटिंग्स दे रहे हैं या पॉजिटिव खबरें उनके हवाले से दे रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इस मुल्क में जो है वो बेहतर हो रहा है। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम कुछ पाकिस्तान की सियासी खबरों के हवाले से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में सियासी मामलात के अंदर क्या चल रहा है और ख़ासतौर पे जो IMF का प्रोग्राम है उस हवाले से क्या पाकिस्तान को मुश्किलात पे फेस करना पड़ सकती हैं, उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे ब्रेक के बाद। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, देखते हैं इख्तिलाफ।
वेलकम बैक जी। पाकिस्तान के कुछ अंदरूनी मामलात के ऊपर भी बात कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, अभी आप लोगों को मैंने प्रोग्राम के अंदर बताया जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने भी कहा कि मईशत में सियासी और इंतज़ामी दबाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो शहबाज शरीफ का ये इशारा किस तरफ था, किन की तरफ था, ये ज़ाहिर सी बात है, ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर ज़्यादा बात ना भी करें तो ज़रूरी नहीं होगा। ये आप लोग वैसे ही समझ गए होंगे कि ये मामला किस तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पीटीआई की जो कोर कमेटी है उसमें जो है वकला के ऊपर जो है वो एक मज़ीद जो है ना वो कुछ संगीन इल्ज़ाम लगाए गए और संगीनी इख्तियार कर गई पीटीआई के जितने भी अंदरूनी मामलात हैं। ये जमात जो है वो मुस्तकिल तौर पर जो है ना वो आप कह सकते हैं कि कोलैप्स की तरफ हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, अंदरूनी मामलात, इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े, जिस तरीके से आपस के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर शदीद इख्तलाफात हमें सामने देखने में आते हैं। जिस तरीके से शेर अफजल मरवत जो हैं अभी एक मेंबर के साथ जिस तरीके से ऑलमोस्ट तकरीबन हाथापाई तक बात चली गई थी। बाकी मेंबर ने, शुएब शाहीन ने और बाकी जो गौहर साहब हैं उन्होंने भी बीच में बचाव किया दोनों के दरमियान। फिर शेर अफजल मरवत साहब की जो लाइन है इस वक्त वो बड़ी हमें डिफरेंट जो है वो नज़र आनी शुरू हो गई है। उन्होंने ख़ास तौर पे अभी जो ये 6 जजेज़ हैं इनके ख़त के हवाले से भी एक सवाल उन्होंने उठाया जो मुख्तलिफ था पूरी पीटीआई के बयानिए से। पीटीआई एक तरफ मुकम्मल सपोर्ट में नज़र आ रही थी इन 6 जजेस के ख़त के हवाले से, और जिस तरीके से ये 6 जजेस का ख़त आया उसके बाद पूरी पीटीआई की जानिब से एक नैरेटिव हमें सामने नज़र आया। इसी तरीके से हम कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के हवाले से भी देखें तो जैसे ही उनका बयान आता है तो पूरी पीटीआई उनके पीछे खड़ी हो जाती है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आए। उन्होंने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो तकरीबन पाकिस्तान के तमाम सिविल सोसाइटी या वकला तंजीमों की जानिब से हमें नज़र आया। पीटीआई से बिल्कुल हट के मौक़िफ़ नज़र आया। उन्होंने कहा कि इन 6 जजेस ने उस मौके के ऊपर जब इनके ऊपर ये दबाव डाला जा रहा था एजेंसियों की तरफ से, उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस क्यों नहीं जारी किया, उस वक्त ये चीज़ें मंजर आम पे क्यों नहीं लेकर आए, क्यों 3 साल के बाद आज जब कुछ और मामला भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर गर्दिश हैं तो उसके बाद ही क्यों ये ज़रूरत पड़ी। और फिर आपको मैं बताता चलूँ कि जब मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से जो एक फ़ैसला जारी किया गया था उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने 100 जजेस के हवाले से भी बात की, और जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि उनके खिलाफ भी कुछ किसी किस्म की कोई इंक्वायरीज बिठाने का फ़ैसला किया गया है। तो क्या अब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक अदालती कोई इनकलाब जैसी कोई चीज़ बर्पा होने जा रही है? आप कह सकते हैं कि पूरा एक निज़ाम चेंज होने जा रहा है अदालत के अंदर। ज़ाहिर सी बात है जब इस तरह की चीज़ सामने आती हैं तो फिर उसके मुस्बत पहलू भी निकलने शुरू हो जाते हैं अगर आप वक्ती तौर पर कंट्रोल कर लें। एक लावा फटा, लावा बना, लावा जो है ना वो फटा, उसके बाद लावे ने जो है वो मुल्क के अंदर जो है ना फैलने की कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत बेहतर तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को काउंटर करके उसको एक जगह पे रोक दिया गया। अब उसके ऊपर जाहिर सी बात है इंक्वायरीज़ होंगी, इंक्वायरी कमीशन बैठेंगे, कुछ साबिक जज के हवाले से वो भी बातें सामने आई हमारे कि गवर्नमेंट की तरफ से भी इंक्वायरी कमेटी तो बना दी गई है। लेकिन वज़ारत कानून जो वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ का भी आज का एक बयान है, उन्होंने कहा कि ये जो कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर बनाई गई है, उनकी तजवीज़ के ऊपर ये कमेटी जो है बनाई गई है। जाहिर सी बात है उसमें सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। तो पीटीआई की जानिब से जिनके अंदरूनी मामलात हैं वो कब तक ऐसे मामला चलते रहेंगे, जब तक वो अपने अंदरूनी मामलात के अंदर इख्तलाफात का शिकार रहेंगे, तो मेरे ख्याल से उनकी जानिब से अपोजिशन करना जो है ना वो अब से जो है ना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन पीटीआई की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जो पोजीशन है उसका किरदार जो है वो मौलाना फजल रहमान बड़े बेहतर अंदाज में उसको निभा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने रिसेंट इंटरव्यूज़ के अंदर भी बात की, इलेक्शंस के हवाले से भी उन्होंने बात की कि उसके ऊपर उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार तो ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट और फिर किस तरीके से सड़कों के अंदर अवाम ये फैसला करेगी, फिर हुकूमत गिराने की बातें उनकी जानिब से की जा रही थी। फिर वो ज़ाहिर सी बात है पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी उसके ऊपर भी बिलीव करते हैं, कुछ कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, लेकिन वो यही बात कर रहे थे कि हम अवाम ये फैसला करेगी कि हुकूमत जो है वो असली है या जाली है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे सामने नज़र आ रही हैं। अपोजिशन करनी किसी और ने है, हमें किसी और की तरफ बयानात किसी और की जानिब से आ रहे हैं। बाकी अगर हम अलीमा खान के आज बयान के बारे में बात भी करें तो अलीमा खान ने भी आज एक बड़ा एक अहम बयान जो है वो जारी किया है। वो उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ का जो पनामा के हवाले से फ़ैसला था वो बहुत गलत फ़ैसला था। अब ये बात अलीमा खान ने, जाहिर सी बात है किसी न किसी एक मीटिंग में तो ये बात हुई होगी। हो सकता है कि बानी पीटीआई के साथ मुलाकात के अंदर ये डिस्कशन हुई हो कि हम लोगों ने शायद उस वक्त उस दौर में नवाज शरीफ को जब पनामा से निकाला जा रहा था तो शायद हम लोगों ने बेनिफिशरी होने की वजह से उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, या हमने उस फैसले को कंडेम नहीं किया, या हम लोग उस जमात के साथ खड़े नहीं हुए। बज़ाहिर हमें उस वक्त तो नज़र आ रहा था कि शायद एक रास्ता हमारे लिए हमवार हो रहा है और हम प्राइम मिनिस्टरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आज ये चीज़ें, इस तरह का बयान सामने आना, जाहिर सी बात है पनामा के फ़ैसले के बाद
पीटीआई को जो ताकत मिली, जो तक़वियत मिली उनको उस जमात के तौर पर, उसके बाद यही मामला बना उनके हुकूमत में आने का। अगर ये चीज़ें ना होती तो शायद आज हम बानी पीटीआई वज़ीर आज़म भी शायद ना बन पाते। तो आज उन तमाम बड़े फैसलों को जिनको ये ओन करते हैं, जिनके बारे में ये अपना क्रेडिट लेते हैं और अपनी आवाम को बताते हैं कि शायद हम लोगों ने बहुत बड़ी एक कामयाबी हासिल की पनामा में नवाज शरीफ को सज़ा दिलवा के, आज उसके हवाले से रिग्रेट होना ये एक बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से रवैयों में तब्दीली आना शुरू हो गई है। अब नवाज शरीफ के पनामा में फ़ैसले के हवाले से अगर ये कहना कि वो फ़ैसला गलत था, तो जाहिर सी बात है कुछ मकाम पे ऐसे लोग हैं जो आप कह सकते हैं कि हम ख्याली उनमें नज़र आनी शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है हम यही समझते थे कि शायद पीटीआई और पीएमएलएन या पीटीआई और पीपल्स पार्टी, इनके मिजाज आपस में नहीं मिल सकते, इनके नज़रियाती इख्तलाफात आपस में, लेकिन इस तरह के बयानात आना कहीं ना कहीं हमें कहीं बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है। क्या ये आने वाले वक्त के लिए पाकिस्तान की सियासत के लिए मुस्बत पहलू होगा? क्या आने वाले फैसलों के, आने वाली सियासत के अंदर हमें कुछ डिफरेंट किस्म के जो है ना वो मिजाज नज़र आएंगे, डिफरेंट किस्म के हम लोगों को पहलू नज़र आएंगे? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस खबर के अंदर जाहिर सी बात है कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपी हुई हैं कि ये बात कहाँ हुई, कहाँ डिस्कस हुई, किसके कहने पे ये बात की गई, किसके कहने पे ये बयान दिया गया, और किसकी आप कह सकते हैं कंसेंसस के साथ जो है ना ये बयान बाहर जारी किया गया। ये तमाम तर चीज़ें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इस वक्त मीशत के हवाले से भी अगर हम बात करें कि ईरान के साथ जो है वो हमारे जो दरामद है वो तकरीबन 0 हो चुकी है। ये एक बड़ा एक अहम पहलू है। जब आप IMF के साथ प्रोग्राम के अंदर जाते हैं तो आपके ऊपर सैंक्शंस की बात भी की जाती है। ऐसे ममालिक के साथ जो है आपको डराया धमकाया जाता है कि तिजारत ना करने से। जायज़ सी बात है जिनके ऊपर कॉमन इंटरेस्ट आपके पाए जाते हैं अमेरिका के या डिफरेंट आपकी IMF जैसे आपके मॉनेटरी इदारों के। तो अगर आप नए बड़े प्रोग्राम के अंदर भी जा रहे हैं तो आप ईरान के साथ मजीद आपको तिजारत की बात नहीं कर सकते। जो गैस पाइपलाइन के हवाले से बात हो रही थी उसके ऊपर अमेरिका का एक मौक़िफ़ भी सामने आ गया कि आप अगर ईरान गैस पाइपलाइन की बात करेंगे तो हम मजीद सैंक्शंस आपके ऊपर इम्पोज करने की बात करेंगे। तो अगर एक हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है वो चाबहार जैसे मनसूबों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है और ईरान के साथ अपने तिजारी ताल्लुकात को बहाल कर सकता है, तो पाकिस्तान को इसमें क्या वजूहात हैं? क्या कोई फ़ॉरेन डिप्लोमेसी के अंदर कुछ आप कह सकते हैं कि कमज़ोरी है? क्या उनको दूर करने की ज़रूरत है? इसके ऊपर आपको रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रूर आने वाले वक्त के अंदर आपको इसके ऊपर आपको आप कह सकते हैं कि गौर फ़िक्र लाजमी करना होगा कि अगर एक मुल्क है वो तिजारत कर रहा है, आपका पड़ोसी मुल्क है और आपके उसके साथ ताल्लुकात भी कोई बेहतर नहीं है, लेकिन उनके ताल्लुकात अमेरिका के साथ बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो तिजारत कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को हम लोगों को गैस की शॉर्टेज है, हमारी कीमतें आसमानों पे जा चुकी हैं गैस की, हमें बड़ी ज़रूरत है ऐसे मुल्क की जहाँ से हम लोग जो है इस तरह की इंपोर्ट कर सकेंगे। इराक जो है वो 5000 जो है वो मैट्रिक टन जो है वो इंपोर्ट करेगा इराक से, जो ईरान से गैस इंपोर्ट करेगा। तो हम जो पड़ोस में हैं हम ये फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? हम क्यों अपनी आवाम को इस तरह के मुस्बत जो है फ़ायदे क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों हम लोग जो हैं इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं? ये आवाम सवाल पूछती है। ये सवाल ऐसे हैं जो आपके सवाल हैं, ये जो आप लोग इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये शायद आप लोगों के ये सवाल हैं जिनके हवाले से हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। आपके सवालों को आला हुकाम तक रखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हम लोग इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर पा रहे। तो ये तमाम तर चीज़ ऐसी भी हैं। साथ साथ आप कहें कि एक और चीज़ भी हमारे सामने आई है कि PTI की जानिब से जो इंक्वायरी कमीशन है उसको मुस्तरद कर दिया गया। तो मैं ना मानूं वाली जो बात है वो इस वक्त अभी तक जारी है। अब ये क्या मामलात हैं, क्यों आप कमीशन को मुस्तरद कर रहे हैं, आप चाह क्या रहे हैं, किस लेवल की इंक्वायरी कमीशन चाह रहे हैं, उनमें किस किस्म के जजेस की इन्वॉल्वमेंट आप चाह रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम के अंदर ये बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया हो, आपकी पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे इदारे हो जो बेसिकली पोलिटिसाइज तो हो चुके हैं और ये हमें एडवोकेसी नज़र आती है। चाहे और भी इदारे में, जर्नलिज्म में भी आप कह सकते हैं कि एडवोकेसी जर्नलिज्म मौजूद है। तो अदालती निज़ामों के अंदर भी या अदालती जजेस में भी मेरा जज और आपका जज जो है अगर ये नज़र आना शुरू हो जाएगा मामला, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब ये बात कहीं रुकने वाली नहीं है। किन जजेस के ऊपर PTI इतफाक़ करेगी और किन जजेस के ऊपर PMLN जो हुकूमती जमात है वो इतफाक़ करेगी? कौन से ऐसे जज हैं जो इंक्वायरी कमीशन, हमने ये कल एक सवाल भी किया था इस हवाले से कि कौन से अच्छी साख वाले जज होंगे जो इस इंक्वायरी कमीशन को लीड करेंगे या चेयर करेंगे उसको। तो ये चीज़ें तो आज सामने आनी शुरू हो गई हैं कि एक जमात की जानिब से, पार्लियामेंट की एक बड़ी जमात है, अपोजिशन की जमात है, उसकी जानिब से तो उसको मुस्तरद कर दिया गया है कि वो उस इंक्वायरी कमीशन को मानते ही नहीं है। तो फिर वो उनका लाएहमल क्या होगा, किस तरीके से फिर तहकीकात होंगी? क्या जुडिशल काउंसिल की जानिब से जो कॉन्फ्रेंस है बुलाने की सदा की गई थी ख़त की जानिब से, तो फिर वो काउंसिल बनाई जाए, वहाँ पर जैसी बातें डिस्कशंस होंगी, वहाँ पे मामला सामने आएंगे
और मेरे ख्याल से वो मामला मज़ीद ख़राबी की तरफ ही जाएगा। उसका बेहतर पहलू हम क्या निकाल सकते हैं, वो एक इंक्वायरी कमीशन ही है, उसी में फाइंडिंग्स आ सकती हैं, वही फाइंडिंग्स इसी तरह से पेश कर सकता है। तो जाहिर सी बात है शायद कोई ऐसा मंसूबा था जिसके ऊपर काम किया गया, जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि बड़े अरसे से कुछ मामला उसके जारी थे, उस हवाले से ये जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, तो वो चीज़ें आपको बैकफायर करती हुई नज़र आ रही हैं, या आप उस मंसूबे को कामयाब होता हुआ नहीं देख रहे। शायद हो सकता है कि इसी वजह से आप इस तरह की आवाज़ें उठानी शुरू कर दी हैं और आपने इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ जो है ना आपने आवाज़ें उठानी शुरू कर दी हैं। तो ये सवाल ऐसे हैं जो जिनका जवाब लाजमी बनता है। ये मेरे इख्तलाफ है जो आप लोगों से, जो आप इस तरह की जो चीज़ें करते हैं या इस तरह के जो फैसले करते हैं, मेरा इख्तलाफ करना हक है, और इख्तलाफ राय रहेगा तो मेरे ख्याल से कुछ बेहतर चीज़ें सामने आना शुरू होंगी। एक लाहौर से बड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर है, उसके ऊपर हम ज़रूर जो है ना वो डिस्कस करना चाहेंगे। वो खबर ये है कि हमजा शहबाज ने 2 हलकों के ऊपर टिकट अलॉट्स की, और उन्होंने कोशिश की कि मेरे जो नामज़द मेंबरान हैं या मेरे जो नामज़द लोग हैं उनको ये टिकट दी जाए, PP 147 और PP 164। और एक अफसोसनाक खबर भी है हमजा शहबाज के लिए कि दोनों हलकों में हमजा शहबाज के जो नामज़द उम्मीदवार थे, टिकट होल्डर, उन दोनों को टिकट जारी नहीं किया गया। क्या हमजा शहबाज पार्टी के अंदर इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि उनके जो नामज़द लोग हैं उनको भी टिकट जारी नहीं किया जा रहा? ये टिकट कहाँ से जारी किए जा रहे हैं? क्या पंजाब की सियासत के अंदर मरीम नवाज़ जो हैं वो ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर चुकी हैं? ये सवाल उस वक्त पैदा हुए हैं जब 3 उम्मीदवारों के नाम दिए गए हमजा शहबाज की जानिब से, और हमजा शहबाज के तीनों नामों को मुस्तरद करके किसी और को टिकट जारी कर दी गया। PP 164 पे शायद मलक रियाज साहब हैं, एक साबिक MNA हैं मुस्लिम नून के, उनको टिकट दिया गया। तो ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जो तशवीश का बाइस तो बन रही हैं। तो क्या अंदरूनी सियासत के हवाले से, जिस PTI की अंदरूनी सियासत के हवाले से बात कर रहे थे, क्या PMLN की पंजाब की जो अंदरूनी सियासत है उसके अंदर भी कुछ लावा पक रहा है? और ये ख़बरें तो ज़रूर हैं कि कहीं ना कहीं ग्रीवेंसेस तो मौजूद हैं, कहीं ना कहीं इख्तलाफात तो मौजूद हैं जो हमें शायद मीडिया पे नज़र नहीं आते या TV पे नज़र नहीं आते या बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आते, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ तो पक रहा है। तो ये ऐसी चीज़ है, क्योंकि कोई एक आम MNA MPA या कोई सेनेटर नहीं था, ये पार्टी की आप कह सकते हैं कि 3rd या 2nd जो है वो लार्जेस्ट एक लीडरशिप है जिसकी जानिब से इस तरह की खबरें सामने आई हैं। तो इसके हवाले से जाहिर सी बात है इसकी रीज़न क्या बनी, वजूहत क्या बनी, ये आने वाले वक्त में हमें चीज़ें सामने भी आ जाएंगी, लेकिन ये एक अफसोसनाक बात तो है। बाकी जो IMF के वाले से जो हमने बताया आपको कि जो न्यू IMF प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। देखें, फर्स्ट टाइम जो वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये बात की गई है कि हम जो माइक्रो लेवल है इंडिकेटर्स हैं या माइक्रो लेवल हमारी इकॉनमी जो है उसको भी IMF के बड़े प्रोग्राम के अंदर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। क्या IMF के प्रोग्राम के बाद आप मज़ीद सब्सिडीज़ वगैरह देखेंगे? माइक्रो लेवल पे प्रोग्राम को, ज़ाहिर सी बात है माइक्रो लेवल इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए आपको सब्सिडीज़ वगैरह तो देनी पड़ेंगी, या हो सकता है कि आपको ऐसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में इजाफा करना पड़े जिससे आवाम के अंदर किसी किस्म की इकनॉमिक एक्टिविटी जो है ना वो रूनुमा हो सके। और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी चलेंगी तो ज़ाहिर सी बात आपकी GDP में भी इजाफा होगा, आप इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप जो परचेजिंग पावर पैरिटीज़ हैं आपकी, या आप कह सकते हैं कि जो परचेजिंग पावर है या CPI इंडेक्स है उसको ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बेहतर करने की उसकी कोशिश कर सकते हैं आप जब माइक्रो लेवल इंडिकेटर्स में जाते हैं। लेकिन प्राइवेटाइजेशन की तरफ आपको जाना पड़ेगा, या आपको स्टॉक मार्केट के अंदर मज़ीद आपको इन्वेस्टमेंट्स लेकर आनी पड़ेंगी। ये वो सारे ऐसे मैटर्स हैं जिसके ऊपर ये हुकूमत ज़ाहिर सी बात है अपना सारा फोकस ज़रूर रखेगी। लेकिन अगर आप बड़े प्रोग्राम के अंदर IMF के जाते हैं तो ये जाहिर सी बात है ये मज़ीद टैक्सेस को भी इम्पोज करने पे जा सकती है बात, और मज़ीद प्राइस हाइक्स के ऊपर भी जा सकती है। जिस तरीके से 20 से 30 रुपए की पेट्रोलियम लेवी की बात इस वक्त की जा रही है, अगर जाहिर सी बात है पेट्रोल की कीमतें वैसी इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं, और अगर बाकी अशिया खुर्दनोश की बात करें तो वो भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आसमानों से बातें कर रही हैं। तो क्या ये तमाम तर चीज़ें आप कंट्रोल कर पाएंगे आप अगर बड़े प्रोग्राम के अंदर जाते हैं? किस तरीके से आप मीशत को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं? किस तरीके से आप गैस, बिजली, आपके जितने भी जो रोज़मर्रा की आपकी अशिया हैं उनकी कीमतों को आप कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं? आप बड़े प्रोग्राम में ज़रूर जाएँ। इस साल के आखिर में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकें। अभी वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ मीटिंग्स तो आपकी तय हो जाएंगी, उसके अंदर आप एक नए प्रोग्राम के अंदर भी चले जाएंगे, आप स्टाफ लेवल मुआहदे तक भी पहुँच जाएंगे। स्टाफ लेवल मुआहदा आपका साल के एंड तक भी अगर हो जाता है तो साल 2024 में अगर आप एक बड़े प्रोग्राम में जाते हैं तो फिर साल 2025 में उसके असरात नज़र आने नहीं शुरू होंगे। लेकिन
महंगाई में ज़रूर इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप किस तरीके से पैसे को इंजेक्ट कर सकते हैं, आप किस तरीके से पैसे को जो है वो उसमें मजीद इंजेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें ऐसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने डॉलर एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं तो आपका आपका कोई ना कोई रिफ्लेक्शन ज़रूर पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर पड़ सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि आप कोशिश हमेशा यही करें कि आप किसी तरीके से पाकिस्तान की जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसके अंदर इजाफे का किसी किस्म का बायस बने, उसको सही तरह से यूटिलाइज़ करें और सही राइट मैन फॉर द राइट जॉब अगर आप पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉय करते हैं इस पॉलिसी को, तो मेरे ख्याल से ये बेहतरी की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। इसी उम्मीद के साथ कि हम मज़ीद पाकिस्तान की माशी मामलात के अंदर बेहतरी की तरफ जाते नज़र आएँ। पाकिस्तान का जो एक आम इंसान है, ज़ाहिर सी बात है वो अपनी मुश्किलात से बाहर निकले और वो इस पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर भी अपना कॉन्फिडेंस शो करे और पाकिस्तान की मीशत के ऊपर भी अपना कॉन्फिडेंस शो करे। यही वो सारी चीज़ें हैं जो आस्ता आस्ता पाकिस्तान को एक बेहतरी की तरफ लेके जा सकती हैं। ये आज का हमारा एक प्रोग्राम था, इसके अंदर हमने डिफरेंट खबरों के ऊपर डिस्कशन की। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात, माशी मामलात, सियासी मामलात, इसको हम लोगों ने आज डिस्कस की और आपके सामने अपना मौक़िफ़ रखने की कोशिश की। कुछ सवालात थे जो आप लोगों के जहनों में भी होंगे, उसके ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कशन की और एक वाज़ेह तौर पे आपको एक पॉलिसी बताने की कोशिश की कि शायद ये मामलात ऐसे हैं तो अगर पाकिस्तान के अंदर मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे तो एक अच्छी आप तस्वीर पेश कर सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर हुकूमत की भी और पाकिस्तान की भी। मैं तो आपका होस्ट असद मिर्ज़ा, आज का प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे इख्तिलाफ और देखते रहिए वॉइस न्यूज़।